यहाँ पे आपको जब इमेजेस जो भी आपका एप्लीकेशन का अपना दिखाना है आइकॉन इमेज, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे नेविगेशन स्टाइल कैसा चाहिए, स्टैंडर्ड नेविगेशन हमको चाहिए, सपोर्टेड फॉर्म फैक्टर, इसमें डेस्कटॉप पे ही चलना चाहिए, फ़ोन पे भी चलना चाहिए, तो हमको दोनों में चलाना है। सेटअप एक्सपीरियंस या फुल सेटअप ऑप्शन आने चाहिए, सर्विस सेटअप आने चाहिए, तो हमको सेटअप चाहिए, सारे सेटअप वाले ऑप्शन चाहिए उसमें। ओके, ऐप पर्सनलाइजेशन सेटिंग है इसमें, डिसेबल एंड यूज़र पर्सनलाइजेशन ऑफ नेविगेटर आइटम्स, तो जो एंड यूजर्स है जो एक्चुअल में इसको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए डिसेबल रखना है। डिसेबल टेम्प्रेरी टैब्स फॉर आइटम आउटसाइड ऑफ दिस ऐप, तो ये सारे फिलहाल के लिए हम चेक नहीं करते क्योंकि ये इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट करो। यहाँ पे जो आपका जो होम पेज आता है उसमें आपको क्या क्या यूटिलिटी आइटम डालना है वो आपको सारा दिख जाएगा। यूटिलिटी आइटम में ये देखो चैटर फीड और ये सारी चीज़ें कस्टम कंपोनेंट बने हुए। याद आया, ये सारी चीज़ें वो है जो हम लाइटनिंग ऐप बिल्डर में डालते थे, एडिट पेज करके, पेज में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम डालते थे। तो आप यहाँ से ऐड करके जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो ऐड करते जाओ और डालते जाओ। यहाँ पे चैटर वगैरह, हिस्ट्री है, लिस्ट व्यू एक ले लेते हैं और हिस्ट्री एक ले लेते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर लो। अब अवेलेबल आइटम्स में ये जो सारे आपके चीज़ें हैं जो भी आपको ऐड करना है इस एप्लीकेशन में वो सारे दिखेंगे, ठीक है। कैंपेन्स, मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे और एप्लीकेशन यही डिफाइन करता है कि आपका दिख कैसा रहा है यूआई और उसके बाद में उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट है। तो आपको जो जो ऑब्जेक्ट डाल चाहिए, अकाउंट्स जैसे मेरा मैंडेटरी तो मैं अकाउंट्स ले लूँगी, अमाउंट ले लूँगी, और ये तो भी बने हुए हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, बट यू विल हैव टू कीप कस्टम ऑब्जेक्ट्स, जब भी मैं बोलूँगी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने को तब उसके रिलेटेड वो बना के उसमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट चाहिए वो सारे हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इतने ही ऑब्जेक्ट्स डालती हूँ, ज़्यादा हमको चाहिए भी नहीं यहाँ पे। तो नेक्स्ट करो। अब देखो अवेलेबल प्रोफाइल, किन प्रोफाइल के लिए चाहिए हमको, तो अभी फ़िलहाल के लिए सिस्टम एडमिन या फिर ठीक है, सिस्टम एडमिन डाल देती हूँ। अब देखो यहाँ पे आप जो भी प्रोफाइल यूज़ करोगे वो प्रोफाइल को दिखेगा ये एप्लीकेशन। एल्स अगर आपने प्रोफाइल चूज़ नहीं किया यहाँ पे, जैसे मैंने सिस्टम एडमिन की जगह पे कुछ कॉन्टैक्ट मैनेजर डाल दिया, तो सिस्टम एडमिन के लिए ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। ये लॉन्चर में जो सारे एप्लीकेशन आते हैं ये दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। बस ये बन गया हमारा लाइटनिंग एप्लीकेशन। सेव एंड फिनिश, ठीक है, दिख गया यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में जो आइकन है वो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को ओपन करो। हमने क्या किया था, इसमें चूज़ किया था जो भी इसका सेटिंग है, मतलब जो इसका थीम है वैसा ही हमारा ऑर्ग का, मतलब ऑर्ग में थीम दिखना चाहिए। जो हमने कलर लिया था, देखो हमने येलो कलर चूज़ किया था तो ये पूरा येलो कलर का हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अकाउंट्स, अमाउंट, सेटर, ये हमने 3-4 ऑब्जेक्ट इसमें डाले थे, ये सारे ऑब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे। और बस जो आपके बने हुए ऑब्जेक्ट है वो सारे इसमें शो होंगे, ठीक है। ये ऐसे दिखेगा। चैटर ऑब्जेक्ट हमने लिया था, चैटर ऐसा होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, अब देखो ऑल्दो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने वो लिए थी चीज़ें, जो 3 चीज़ें सेलेक्ट की थी मैंने, जो एक सेटिंग आई थी उसमें कि कौन कौन से कंपोनेंट ऐड करना है, तो वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं लिस्ट व्यू के नीचे। लिस्ट व्यू आपको चाहिए, लिस्ट व्यू देखो यहाँ पे आ जाएगी। ये क्विक लिंक्स होते हैं आपके। चैटर फीड आपको चाहिए, चैटर फीड यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और उसके में हिस्ट्री दिखानी है तो हिस्ट्री यहाँ पे ऐसे दिख जाएगी, ठीक है। सबके लिए, जिसके लिए जो जो सपोर्टेड होगा वो वहाँ पे चलेगा। ये देखो चैटर फीड, ये चैटर फीड इसके लिए आ जाएगा। मोस्ट रिटन एक्टिविटी, लिस्ट व्यू इसका जो है, ये सारे, क्योंकि लिस्ट व्यू तो हमको यहाँ पे दिख ही रहा है। अगर आपको नई विंडो में चाहिए, नई विंडो में यहाँ पे नए पेज में वो यहाँ पे ओपन करके ये वाली चीज़ दिखा देगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर एप्लीकेशन, लाइटिंग एप्लीकेशन। अब सेम इसमें ऑब्जेक्ट्स तो हमने वही डाले हैं, एप्लीकेशन नया है, पर ऑब्जेक्ट जो बने हुए वो तो वही डाले हैं।
तो ऑब्जेक्ट्स की सेटिंग हमेशा सेम ही रहेगी, आपको कोई चेंज नहीं करना है। आप यहाँ से ये ऑल्दो एप्लीकेशन आपका नया खुला हुआ है, यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको जो ऑब्जेक्ट एडिट ऑब्जेक्ट करना है, जो ऑब्जेक्ट की नॉर्मल सेटिंग होती है वो यहाँ पे से आपकी निकलेगी, ठीक है। अकाउंट्स भी सेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अकाउंट खोलो या फिर नॉर्मली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सर्च करके अकाउंट खोलो, सेम ही निकलेगा वो अकाउंट का जो रिकॉर्ड जो सारे सेम ही चीज़ें होंगी, ठीक है। ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं सब कुछ सेम वही के वही रहेंगे। तो ये था लाइटनिंग ऐप फिल्टर। डेटा लोडर मैंने बताया था। डेटा लोडर में हम लोग लोड करते हैं डेटा एक बार में। जब आपको बल्क डेटा लोड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा लोडर का यूज़ करते हैं। आई डोंट थिंक सो मेरे पास अभी डेटा लोडर है, लेट मी चेक। देखो, जब भी इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी आप एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म से सेल्सफोर्स को कनेक्ट करोगे, एक्सटर्नल सिस्टम से सेल्सफोर्स को कनेक्ट करोगे, तो आपका वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो अपना डेटा, ठीक है। dataloader.io आवाज़ आ रही है इस वीडियो की? यस मैम। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो तो कि नहीं आ रही है, आपकी आ रही is a simple, हाँ, वीडियो free, नेट लेके आओ। 100% web-based tool designed to make data loading easy. Whether you're moving from another CRM application to Salesforce, cleaning up product or opportunity data, वीडियो की आवाज़ आ रही थी? नहीं ठीक है, अभी चलेगा ना? 1 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यही देख लो। उसके बाद free, 100% web-based tool designed to make data loading easy. Whether you're moving from another CRM application to Salesforce, cleaning up product or opportunity data, importing Salesforce contacts, or warehousing your data, dataloader.io's clean, simple interface will help you get your job done quickly. Here's how it works. Log in with your Salesforce credentials using OAuth. No sign-up or security tokens required. Create reusable tasks to import, export, or delete data. Easily map datasets from one field to another using simple object lookups and keyboard shortcuts. Forget editing columns in Excel or struggling with a cumbersome drag and drop interface. These handy shortcuts will help you finish tasks in seconds. You can also view an audit history of all your tasks and quickly go back in time. Data loading should be simple, and most importantly, it should be free. So stop wasting time with other tools and start loving your data loader. Get started today at dataloader.io. ठीक है। तो जैसे डेटा लोडर है ना, वैसे हमारे पास और दूसरे टूल भी होते हैं, जैसे चेन सेट होता है। चेन सेट में हम बेसिकली इन सबसे क्या कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा डेटा है। अब मान लो कि ऑलरेडी कोई नया सिस्टम अडॉप्ट किया है किसी कंपनी ने, और पहले से किसी और सिस्टम में काम चल रहा था, बट अब वो चाहते हैं कि उनका काम क्या हो, सेल्सफोर्स में हो। तो जो पहले का डेटा उसका क्या करेंगे वो लोग, पहले के डेटा को उनको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा सेल्सफोर्स में, राइट। तो ये जो बल्क डेटा है ये आप सेल्सफोर्स में कैसे लेके आते हो, डेटा लोडर की हेल्प से आप ला सकते हो। जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो आप सेल्सफोर्स की हेल्प से डेटा लोडर की हेल्प से आप ला सकते हो। देखो इसमें क्या बताया था इसने कि डेटा मैपिंग कर सकते हो। आपको एक्सेल शीट पे बैठ के बहुत सारे रिकॉर्ड सही करने की ज़रूरत नहीं है, मैपिंग करके आप ला कर सकते हो। आपको कोई एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, जो आपकी जो लॉगिन होते हैं वही डेटा लोडर में लॉगिन आपको करना होता है। अकाउंट आईडी लुकअप्स बना सकते हो, वहाँ पे भी लुकअप्स बना सकते हो। आपको कैसे किस फिल्टर को लगा के आपको डेटा लोड करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। फिल्टर्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ना अवेलेबल होती है इसके साथ में। यहाँ पे बस कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये आपके जब आप सेल्सफोर्स में सेटअप में जाके सर्च करोगे ना डेटा लोडर, तो आपको dataloader.io दिख जाएगा। ये वाला होता है, ये पूरा सेटअप इंस्टॉल करना होता है हमें। यहाँ पे एक IO बैट फाइल आती है, वो बैट फाइल डाउनलोड करो तो आपका सीधा डेटा लोडर ओपन हो जाता है।
देखो ये जो है इंटीग्रेशन के सेक्शन में, क्योंकि इंटीग्रेशन का ही पार्ट होता है ये, तो आपको जो भी मिलेगा इंटीग्रेशन की सब कैटेगरी में मिलेगा। सेम ऐसे ही मतलब देखो इंटीग्रेशन के लिए ना बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे अभी डेटा इंपोर्ट विजार्ड है, डेटा लोडर है, फिर उसके बाद में और एक्सटर्नल टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। इंपोर्ट विजार्ड हमने उस दिन भी देखा था कि हमको कोई बल्क डेटा अगर इंपोर्ट करना है, लॉन्च करना है विजार्ड, तो वो हम ये सारी चीज़ें इसकी हेल्प से करते हैं, डेटा इंपोर्ट विजार्ड की हेल्प से। ओके, स्टेटस डिप्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, फेल हुआ है, पास हुआ है, वो सब्जेक्ट पे करना है, रिकॉर्ड क्रिएट करना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है, वो रिकॉर्ड कितने क्रिएट हुए हैं, कितने अपडेट हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। स्टार्ट डेट और प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा, ये सारी मॉनिटर करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उसके बाद अगर आप लॉन्च करोगे तो कुछ नहीं, बस आपको जो भी डेटा अपलोड करना है, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, कस्टम है तो कस्टम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, कस्टम है तो ये देखो यहाँ पे सारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स है। आपको इसके ऊपर क्या करना है, अमाउंट एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर नए रिकॉर्ड ऐड करना है कि आपको जो ऑलरेडी बने हुए रिकॉर्ड है उनको अपडेट करना है, या फिर नए रिकॉर्ड ऐड करके जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उनको अपडेट करना है। जो भी आपको करना है वो आप चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। तो अपडेट अगर हमको एग्जिस्टिंग करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है, तो देखो मैच, यहाँ पे फिल्टर कौन सा फिल्टर लगाओगे आप, मैच बाय नेम। मतलब मैच बाय नेम का क्या मतलब है, हमारे पास एक एक्सेल शीट होगी एक्सटर्नल, ये CSV फॉर्मेट की, जिसके अंदर हमको जो रिकॉर्ड बनाना है वो हम रिकॉर्ड का नाम, उसके फील्ड का डिटेल डालेंगे। अब ये मैच क्यों कर रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए, राइट। तो ऑलरेडी जो एक्सेल में रिकॉर्ड अगर ऑलरेडी वो बना हुआ है सेल्सफोर्स में, तो वो उस नाम का रिकॉर्ड नहीं बनाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, कभी भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा वो फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे देखो वैल्यू, यूनिक वैल्यूज इन योर डेटा, एग्जाम्पल ID वैल्यूज और स्मॉल, तो नेम आपका यूनिक वैल्यू होता है, अगर नेम डुप्लीकेट मिलेगा तो वो उस रिकॉर्ड को नहीं बनाएगा। ठीक है, विच यूज़र फील्ड यू फाइल जनरेट रिकॉर्ड ऑनर, तो आपको जो भी एक्सटर्नल ID से करना है, salesforce.com ID से करना है या नेम से करना है तो नेम से ही करना है। यूनिक फील्ड जो हम बताते हैं वो है ये। विच अकाउंट फील्ड योर फाइल डू यू वांट टू मैच अगेंस्ट टू सेट द अकाउंट लुकअप फील्ड, तो लुकअप फील्ड है वो हमको किससे सेट कराना है, अकाउंट नेम से सेट कराना है, क्योंकि हम इसमें ये अकाउंट से रिलेटेड है, राइट। ट्रिगर वर्कफ्लो रूल से तो हमने कोई ट्रिगर वगैरह तो लिखा नहीं है, वो उसकी हमको ज़रूरत नहीं। अब CSV उसके लिए एक एक्सेल शीट फाइल होती है, वो आपको फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। वो फाइल अगर आप यहाँ पर डालोगे, देखो इनकोडिंग टेक्निक और ये सब कॉमा सेपरेटेड, जो भी फाइल आप चूज़ करोगे वो आप फाइल मतलब फील्ड का नाम और ये सारी चीज़ें होंगी उसमें, और यहाँ पे आप उसको क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे। ठीक है, एडिट मैपिंग में नेम से नेम मैच करवाना होता है, ये मैपिंग होती है। और स्टार्ट इंपोर्ट, तो जब भी आप अपना एक्सेल में जो डेटा है वो इसमें इंपोर्ट करना स्टार्ट करोगे तो अमाउंट ऑब्जेक्ट में वो रिकॉर्ड्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली आफ्टर दिस प्रोसेस। यू डोंट हैव टू क्रिएट इट बाय दिस न्यू, यहाँ पे करके हम जो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में, वो आप ऑलरेडी कर लोगे। ठीक है, तो एक और ये चीज़ हुई, तो आपको ये समझ में आया कि हम कैसे डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे टूल्स होते हैं उसके लिए। अब मैं एक लिंक बताती हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे वैलिडेशन रूल्स प्रेजेंट हैं फॉर सेल्सफोर्स एंड यू कैन रेफर दैट। वैलिडेशन रूल इन सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स डेवलपर, ये जो होता है, ये जब ऐसे खुलता है ये पेज developer.salesforce.com, तो सेल्सफोर्स का ही बनाया डॉक्यूमेंट है। आप यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सारे जितने भी है ये सेल्सफोर्स ने खुद अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो देखो दिख रहा है ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कैनेडियन बिलिंग पोस्टल कोड, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे वैलिडेट दैट द अकाउंट बिलिंग जिप पोस्टल कोड इज इन करेक्ट फॉर्मेट ऑफ बिलिंग कंट्रीज कैनेडा। तो अगर बिलिंग पोस्टल कोड अगर करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं ये मुझे चेक करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमको एक कंडीशन के साथ में दूसरी कंडीशन लगवानी ही है। ठीक है, और हम कब यूज़ करेंगे, जब दो में से कोई एक कंडीशन चलना चाहिए, राइट। यस यस, तो ये यहाँ पे एंड, और अब एंड लेके इसने क्या कर लिया ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में जितने भी कॉमा सेपरेटेड जो चीज़ें हैं वो सब चलने ही चाहिए, सारे चलने चाहिए। अब इसके अंदर इसने और लिया है, और के अंदर जो ब्रैकेट में ये सारे और में चलेंगे, मतलब कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो ये चलेगा। मतलब कोई एक कंडीशन भी ट्रू, और का मतलब क्या है, क्या तो कैन हुआ या CA हुआ या कैनेडा हुआ तो इट इज़ फाइन, बट इन तीनों के अलावा अगर CAND भी हुआ या CANA भी हुआ तो वो नहीं अलाउ करेगा उसको।
हमारी ये एंड के अंदर ये और में कैन, मान लो कि हमने पोस्टल कोड डाला कि CAN, तो अब एंड की ये वाली कंडीशन तो थी, उसने कैन लिखा, ठीक है, दिस विल बी ट्रू। अब दूसरा है नॉट मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, ये इसका फॉर्मेट है। देखो ABCD, इसने क्या बोला है कि A9 है, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक आपका ये होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, फिर एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ऐसे इसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो अब ये रेजिक्स बिलिंग पोस्टल कोड, आपका जो पोस्टल कोड है ये फंक्शन है एक्चुअली, रेजिक्स जो है ना फंक्शन है। तो बिलिंग पोस्टल कोड जो है, बिलिंग पोस्टल कोड इज़ योर फील्ड। बिलिंग पोस्टल कोड में अब हम देखेंगे कि ये जो सारे ABCDs हैं, ठीक है, A to Z, ये इसका फॉर्मेट है। आप कोई भी, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है ऐसे चीज़ करना है तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको ये वाला चीज़ मिल जाएगा, किस तरीके से लिखते, तरीका है बस लिखने का, किस तरीके से लिख सकते हैं। लॉजिक बिल्डिंग शुड बी योर्स, तरीका आपको हमेशा मिल जाएगा गूगल पे। तो बस इनका ये था कि इसमें एरर मैसेज दिखाना है अगर ये फॉर्मेट नहीं डाला एक के बाद ये दिस वन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरर दिखाना चाहिए, एरर लोकेशन ये आना चाहिए। एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई इट, ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये आप सीधे वहाँ पे अपने ऑर्ग में डाल के बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो बिलिंग वाले इस पर। अब ये देखो, ये फॉर्मेट, ऐसे बहुत सारे वैलिडेशन रूल ना मोस्टली ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही लिखने मिलते हैं, क्योंकि कोई जिप कोड है वो उसका फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट है इसका कि ये डैश 4 लेटर है, ये इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो रेजिक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे इन्होंने रेजिक्स का फंक्शन का क्या उसका सिग्निफिकेंस है वो भी दिया है कि कैसे हम रेजिक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। ये देखो, कंपेयर करता है टेक्स्ट फील्ड टू अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स ट्रू इफ देयर इज अ मैच, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ये करेगा, कंपेयर करेगा, अगर टेक्स्ट, तो इसका यूज़ देखो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस, ये भी सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंट के ही हैं। आपको जो भी फंक्शन में डाउट हो सीधे यहाँ पे फंक्शन डालो, ये बता देगा कि क्या है उस फंक्शन की सिग्निफिकेंस। अब देखो ये क्या करता है, रेजिक्स कंपेयर करता है टेक्स्ट फील्ड को रेगुलर एक्सप्रेशन से और रिटर्न करेगा ट्रू अगर मैच हुआ तो, और फॉल्स करेगा रिटर्न जब मैच नहीं हुआ। यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है, रेजिक्स फंक्शन लिया, ब्रैकेट में टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है वो रेजिक्स टेक्स्ट। तो हमको जो टेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी है और जो टेक्स्ट हमको चाहिए वो हम दोनों डालते हैं। अगर ये दोनों सेम हुआ, मतलब जो हम रियल टाइम में डालेंगे, जब सेम हुआ, फॉर्मेट करता है ना ये, तो जब अगर वो सेम हुआ तो फिर क्या हुआ, वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं इस चीज़ के कि हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। रुको मैं एक बार बैक करती हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू। पोस्टल कोड हमने देखा था, ये वाला चीज़ देखो, यहाँ पे इनका रिक्वायरमेंट क्या है कि जिप कोड जो होता है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि 5 नंबर्स या फिर 5 नंबर्स डैश और 4 नंबर्स। तो अब हमको, हमारी रिक्वायरमेंट है कि US का हमको पोस्टल कोड चाहिए, ठीक है। तो हमने एंड लगाया, एंड में दोनों कंडीशन चलना चाहिए। तो अब हमको किसके लिए चाहिए, US के लिए चाहिए। तो हम पहले चेक करेंगे कि बिलिंग कंट्री अगर US है या फिर USA है या फिर US है, तो दोनों में से कोई एक भी चली हमको चलेगा। तो अगर बिलिंग कंट्री USA है या फिर US है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब ये वाली कंडीशन, अगर नॉट रेजिक्स बिलिंग पोस्टल कोड, ये रेजिक्स फंक्शन को जो हम करते हैं, इसका फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो ऐसा है कि D5 मतलब और ये जो ब्रैकेट है उसके बाद में D4, कि अगर वो इस फॉर्मेट नहीं हुआ, या तो 5 नंबर नहीं हुए या 4 नंबर नहीं हुए, डैश के बाद ये जो डैश है, ये डैश ये वाला डिनोट करता है। ये डैश के बाद अगर 4 नंबर नहीं हुए तो क्या होगी, हमको एरर आ जाएगी। ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमको एरर आएगी। तो ये मैंडेटरली वो US का होना चाहिए और उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। और एरर क्या आना चाहिए, ये जब हम देखते हैं कि एरर मैसेज हमको क्या दिखाना चाहिए, वो भी दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जो भी एरर मैसेज, अब यहाँ पे एरर मैसेज हम कुछ भी डाल सकते हैं कि गलत है या फिर ऐसा है, बट इसने प्रॉपर डाला हुआ है कि जिप कोड मस्ट बी इन दिस और दिस फॉर्मेट इसका यही होना चाहिए। देखो इतने बड़े बड़े वैलिडेशंस रूल भी लिखने पड़ते हैं अगर हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट वाले रिक्वायरमेंट होते हैं तो, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि फॉर्मेट है USA के लिए है, तो कोड इज़ दिस और इन दिस फॉर्मेट पर वैलिडेटेड अकाउंट शिपिंग पोस्टल कोड। अच्छा, ये यही है कि जो हमारा एक फील्ड होता है एड्रेस वाला, शिपिंग पोस्टल कोड वाला, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इफ शिपिंग कंट्री क्या है, USA है या फिर ब्लैंक भी, वो भी यही होना चाहिए।
अब यहाँ पे बिलिंग स्टेट का है। मोस्टली बिलिंग स्टेट हमारे जो होते हैं वो यूएसए में। हम क्या कर रहे हैं, यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स डाल दिए, अलास्का और एरिजोना और जितने जितने भी स्टेट्स हैं। तो क्या बोल रहा है ये, वैलिडेट्स दैट अकाउंट बिलिंग स्टेट इज़ वैलिड 2 कैरेक्टर एब्रिविएशन। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे हमारा स्टेट कोड होता है ना, पिन कोड होता है कि पुणे का 458 जो भी है, 450221 जो भी है, तो जो पिन कोड्स होते हैं वो एक स्टेट का, एक सिटी का, एक प्लेस का पर्टिकुलर पिन हुआ। वैसे ही यहाँ पे स्टेट का जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर दो लेटर का वो एब्रिविएशन होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है इस वैलिडेशन रूल की। ठीक है, तो जब भी स्टेट कोड हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एक तो चेक करना पड़ेगा पहले कि वो यूएस का है या नहीं है। ठीक है, अगर यूएस उसकी बिलिंग कंट्री है तो ही वो चेक, तो फिर उसके बाद वो चेक करेगा, क्योंकि इसने क्या बोला 2 कैरेक्टर का होना चाहिए। फिर वो चेक करेगा कि वो 2 कैरेक्टर है कि नहीं है। 2 कैरेक्टर, तो मान लो 2 कैरेक्टर भी, अब 2 कैरेक्टर में तो कुछ भी डाल सकता है इंसान, राइट। ए भी डाल सकता है, एक्स वाई भी डाल सकता है, जी ए भी डाल सकता है, बट कुछ भी नहीं डालना है। और जो डेजिग्नेटेड स्टेट कोड है वो होना चाहिए। तो 3 चेक लगेंगे, राइट। 2 कैरेक्टर यूएस का होना चाहिए, और तीसरा क्या है आपका, ये प्रॉपर जो वैलिड स्टेट कोड होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, तो 3 कंडीशन एंड में चलना चाहिए कि ये तो, और अब एंड इसलिए यहाँ पे एंड लिया इसने, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब इसके अंदर और डाला, और में क्या क्या आएगा, या तो यूएस हो या यूएसए हो या फिर ब्लैंक हो कंट्री। अब ये वाली एक कंडीशन हो गई, इस कंडीशन में कोई एक ट्रू हो जाएगा तो इट्स फाइन। अब एंड चल रहा है इसलिए दूसरी कंडीशन भी मैंडेटरी चलेगी। अब कॉमा किया, और लेंथ इसका लेस देन 2 है बिलिंग स्टेट का लेस देन 2 है, और नॉट कंटेन्स, तो एरर कब आएगी, हम उल्टी कंडीशन डालते हैं। क्यों, क्योंकि एरर हमको, ये कंडीशन हुई तो ही एरर दिखना चाहिए, मतलब जो सही केस है उससे ऑपोजिट जो होगा उस पर हमको एरर आएगी। तो सही केस क्या है हमारा कि 2 लेटर का होना चाहिए, तो लेस देन 2 हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, एरर देगा, लेंथ लेस देन बिलिंग स्टेट लेस देन 2। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लेस देन 2 तो नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा 3 या 4 लेटर का भी डाल देगा तब भी वो गलत ही होना चाहिए। के ऊपर भी डाल सकता है। हाँ हाँ, उसके ऊपर भी डाल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो अगर लेंथ अगर इसकी नॉट इक्वल टू 2 है, ओके, और नॉट कंटेन्स, नॉट मतलब हमको एरर पे ही, हमको एरर दिखाना है। तो ये जो सारे ये स्टेट्स है यूएस के, आप गूगल पर डालो जो भी स्टेट्स है वो आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंटेन्स फंक्शन आप कैसे यूज़ करते हो कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ डालो, कॉमा, जिस फील्ड की बात हो रही है वो फील्ड यहाँ पे आना चाहिए। एक फॉर्मेट है, आप कोई फंक्शन जब यूज़ करोगे ना तो आपको उसी फॉर्मेट में यूज़ करना पड़ता है। तो जितने भी इसकी स्टेट्स हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर ये यूएसए और ब्लैंक अगर है, और लेंथ इसकी 2 नहीं है, और अगर ये कंटेन कर रहा है, ये नॉट कंटेन कर रहा है, मतलब ये वाले स्टेट नहीं है, और इसके अलावा कोई और ही नंबर है और ही डेटा डाला है, तो हमारा एरर आना चाहिए। तो देखो, वैलिड 2 कैरेक्टर स्टेट कोड इज़ रिक्वायर्ड, और ये एरर यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ऐसे ही हम एरर दिखाते हैं, हमको उल्टी कंडीशन डालनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बिलिंग प्रोविंस कैनेडा, वैलिडेट दैट द अकाउंट बिलिंग स्टेट प्रोविंस इज वैलिड 2 कैरेक्टर एब्रिविएशन ऑफ बिलिंग कंट्री सी और कैन। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कनाडा है और तो सबसे पहले तो हमारा एंड आ जाएगा, क्योंकि 2-3 चेक है इसके अंदर, और हम डालेंगे अगर सी ए है और CAN है, हमारा क्या बिलिंग कंट्री। ठीक है, तो एक चीज़ ये हुई, ये है, एंड दूसरा उसका लेंथ अगर 2 से कम है, 2 नहीं है, और ये स्टेट नहीं है उसके अंदर बिलिंग स्टेट में, तो फिर क्या होगा, हमारा एरर आना चाहिए। तो ये एरर शो हो जाएगा। ओके, ये बहुत सारे, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल का क्या है, बस आप क्या करो, अपना बना के देखोगे ना, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, अब डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसे अपने और भी बना के देखो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। ये फंक्शन का फॉर्मेट, फंक्शन क्या काम करता है, सब कुछ मिल जाएगा, बस लॉजिक बिल्ड करना इज़ अप टू यू। लॉजिक बिल्ड कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अब ये फंक्शन तो ऐसे तो मुझे भी रटे हुए नहीं कि भाई इसमें बाद में क्या लगाना है, कैसे लगाना है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे यूज़ करूँगी। आई जस्ट सी द फॉर्मेट एंड आई विल कीप माई डेटा अकॉर्डिंगली। जैसे आप जब अकाउंट पे जाओगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट करोगे, तो मैं बताती हूँ फंक्शन, आप देखोगे तो आपको, हमें भी नहीं है, कोई याद कर ही नहीं सकता कि कैसे होगा वो फंक्शन।
बट फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, वो वहाँ पे जब आप फंक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मेट आएगा लिखा हुआ। अब जैसे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इंसर्ट फील्ड, आपको जो फील्ड चाहिए वो इंसर्ट करो। ऑपरेटर में सारे ऐड, इक्वल, मैं बोल रही थी ना नॉट इक्वल, तो ये 2 नॉट इक्वल टू 2 वो आना चाहिए, नॉट की लेस देन 2। तो ये सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, पैरेंथेसिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में फंक्शन है ACS, ऐड वंस, कोई भी फंक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐड वंस, डेट और नम। यहाँ पर डेट आएगी, डेट मतलब आज का डेट, और नंबर कितना उसमें मंथ्स ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ऐड द मंथ्स फॉर टू द डेट यूजिंग द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इफ डेट इज़ द लास्ट डे ऑफ द मंथ और एडिंग नंबर मंथ हैज़ फ्यूअर डेज। तो जो भी आप फंक्शन यूज़ करोगे ना, यहाँ पे उसको कैसे यूज़ करना, उसका फॉर्मेट लिखा हुआ आएगा। ये तो हो गया फॉर्मेट, और वो जिसका डिस्क्रिप्शन कि वो चीज़ क्या करती है, क्या फील्ड क्यों क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब एंड भी लिखोगे तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि एंड फंक्शन यूज़ किया था, देखो एंड फंक्शन लिखा, एंड में लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, मतलब जो भी आपका लॉजिक है, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा कॉमा के बाद। अब देखो यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया उसने कि चेक्स वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। ये क्या करता है, चेक करता है कि सारे आर्ग्यूमेंट इसके अंदर है वो ट्रू है कि नहीं, अगर सारे ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही जितने भी ये फंक्शंस हैं सबका लिखा हुआ है, सबका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है। इस चेंज फील्ड, चेक्स इफ द फील्ड वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रियर वैल्यू, तो ये इस चेंज्ड मतलब पहले की वैल्यू अगर चेंज हुई है तो वो ट्रू करेगा, अगर चेंज नहीं हुई है तो फॉल्स हो देगा। कुछ कुछ तो नाम से ही समझ में आ जाता है, नाम से जो नहीं समझ में आया वो आप हमेशा यहाँ पे फॉर्मेट देख के, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख के पता कर ही सकते हो। तो वैसी चीज़ें, ठीक है। वैलिडेशन रूल का आ रहा है समझ में। देखो वैलिडेशन रूल अच्छा कब होगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। मैं ना एक काम करती हूँ, ये जो लिंक है ना ये यही कर देती हूँ, दे ही देती हूँ। कहाँ पे गया, ठीक है, अपना चैट बॉक्स से कॉपी कर लेना है लिंक, अपने पास रख लो। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस गो टू दिस लिंक, और जितने रूल्स जैसे प्रैक्टिस करना है वैसे प्रैक्टिस करो, बहुत सारे अवेलेबल है। बाकी मैं आज आप लोगों को असाइनमेंट दे दूँगी क्लास के बाद, ठीक है। आराम से करनी चाहिए, आराम से 2-3 दिन में जब भी करना है करो, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके। आज समझ में आया, अभी तक कोई डाउट है? इससे डाउट नहीं,